नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का दिख रहा है, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव के परिणामों पर मंथन हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, दोनों पर ही फोकस रखते हुए बीजेपी में ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। नई दिल्ली, पंचकुला, रोहतक के बाद से अब बीजेपी कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ में 2 बड़ी बैठकें करने की योजना बना रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 29 जून को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं और अमित शाह की ही अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। गृह मंत्री शाह पहले इस दिन धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे, जिसमें पार्टी के करीब जो है 2500 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की खबर अभी तक सामने आ रही है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 27 जून को चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक बुला ली है, जिसमें आपको बता दें कि 29 जून की बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने का भी काम हो सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि एक ही दिन में जो है 27 जून को ही जो है सीएम पहले गुरुग्राम में जो है कष्ट निवारण समिति की बैठक लेंगे, फिर वो कैबिनेट की बैठक करेंगे और फिर उसी दिन को शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कांग्रेस के हाल, कांग्रेस की भी दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक आज हुई और इस बैठक में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव समेत जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने लोकसभा उम्मीदवारों की ये बैठक बुलाई थी। यानी कहा जा सकता है कि चुनाव को लेकर के पार्टियां जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं, लेकिन दिलचस्प और देखने वाली बात यह होगी कि इन बैठकों का धरातल पर कितना असर दिखेगा। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विकास मेहता जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रामराजी शर्मा जी आप ही से ले लेती हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शर्मा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पहुंच रही है जी, पहुंच रही है जी। शर्मा जी, देखिए चुनाव को बहुत ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में लोकसभा चुनाव की चाहे समीक्षा की बात करें, चाहे आगामी चुनाव के लिए बैठकों की बात करें, तो लगातार ताबड़तोड़ बैठकें आपकी पार्टियां कर रही हैं। तो आने वाले समय में कुछ और बड़े बड़े जो है बैठकें रखी गई हैं। 27 जून को अमित शाह आने वाले हैं, तो क्या इनमें चर्चा होने वाली है? कुछ मेन और खास पॉइंट बताइए दर्शकों को कि क्या इसमें आखिर चर्चा होने वाली है। देखो, जैसा कि आपको मालूम है, देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरी ऐसी महान शक्ति है जिनको परमात्मा की ये कृपा हुई है और इन्होंने शपथ ली है। और इनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए, आर्थिक क्षेत्र में बहुत मजबूर हुए हैं और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। जैसे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर अयोध्या धाम में बना है। ऐसे हरियाणा में भी अनेकों काम हुए हैं जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज क्लास 1 अफसर लग रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची के, और 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है हमारी सरकार ने। और मैं समझता हूँ भाई इससे बढ़िया और काम हो नहीं सकता। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। वो तो ठीक है शर्मा जी और मैं आप वाली बात पर आ रहा हूँ, ऐसा है ये ठगी ठोरी और ये क्या नाम है काट की हंडी एक बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती, बार बार नहीं चढ़ सकती। और ये कांग्रेस ने झूठ बोल के जैसे संविधान खतरे में है, उधर से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उधर से झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपये सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे। खटाखट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे हैं, बहनें पीछे आ रही हैं और वो आगे। आपकी बात समझ रहे हैं। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर ये है ना, जो 27 को ताबड़तोड़ बैठकें एक तो मुख्यमंत्री करने वाले, विधायक दल की भी, कैबिनेट भी,
और तमाम सारी और बैठकें करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात 29 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा? लोकसभा चुनाव की ज्यादा समीक्षा पर फोकस होगा या आगामी चुनाव की जो है उसको लेकर के मंथन ज्यादा होगा? ये चिंतन और मंथन बैठक भी होगी और हमारी पीछे भी क्या नाम है विधानसभा वाइज भी हुई है, हमारी लोकसभा वाइज भी हुई है। और मैं समझता हूँ ज्यादा फोकस इस पे विधानसभा चुनाव पर रहेगा, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो चाणक्य की भूमिका में हैं और वो जीत का मंत्र भी देंगे और कहीं संगठन की बैठक भी लेंगे। कहीं हमारी छोटी मोटी कोई ऐसी बात रहेगी तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, जनता के सामने जाएंगे और ज्यादा जनता का विश्वास हमें लेंगे, विश्वास हासिल करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी हर रोज दौरे पर रहते हैं और देवतुल्य जनता जनार्दन के बीच में रहते हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह से युवा शक्ति का उनको आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत आगे क्या इस बैठक में शर्मा जी धरातल पर कहां कमी रह गई है उसके भी बिंदु सामने आने वाले हैं? क्या धरातल का फीडबैक भी लिया जाएगा? हाँ, वो भी माननीय गृह मंत्री जी लेंगे, वो बहुत बड़े चाणक्य हैं और मैं समझता हूँ वो भी लिया जाएगा और कार्यकर्ताओं का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। और ओबीसी समाज का हमने 56 साल के बाद में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है और ओबीसी समाज का जैसे जिस तरह से आरक्षण बढ़ाया है 15 से 27 कर दिया है, तो उसमें ओबीसी समाज में जोश है। 36 बरादरी की पार्टी हमारी और क्या आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, समझ गई आपकी बात को। कमल हांडा जी भी हमारे साथ बनी हुए प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। हांडा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज बहुत स्लो है ज्योति जी। चलिए, हम आवाज को सही कर रहे हैं। क्या मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप समझ पा रही हैं तो मैं अपना क्वेश्चन करूं? नहीं, आपकी आवाज बहुत स्लो है। चलिए ठीक है, मेरी आवाज सही करने का प्रयास हम कर रहे हैं, हमारी टीम इस पर काम कर रही है। हमारे साथ विकास जी भी बने हुए हैं। विकास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल सही आ रही है जी विकास जी, देखिए बीजेपी कांग्रेस जो है लगातार बैठकें कर रही है, बैठकों की एक तरीके से होड़ लगी हुई है, ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं, लेकिन आप तो उनसे 2 कदम आगे निकले। आपने तो उम्मीदवार ही घोषित कर दिए, 5 जगह आपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब आप जो गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, किस तर्ज पर बात कर रहे हैं, क्या आपका प्लान है, इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए, अब चुनावी दौर है तो सभी पार्टियां अपने स्तर पर बैठकें कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी भी पार्टी के जो आदरणीय नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, अभी उन्होंने 4-5 दिनों में पूरा हरियाणा कवर किया है। 23 के 23 जिलों में उन्होंने जिला स्तरीय बैठकों को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जुटने की निर्देश दिए हैं। और 5 जो जैसा कि आपने कहा कि उम्मीदवार भी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी लिस्ट जारी की है। तो हमारी चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है और पार्टी पूरे तरीके से फॉर्म में है। जो पीछे हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता ने जो जनादेश दिया, हम उसे सिर माथे पर रखते हैं और वो चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव था। अब हरियाणा प्रदेश की जो विधानसभा का चुनाव है वो एक प्रादेशिक मुद्दों को लेकर चुनाव होगा। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है जी। नहीं, तैयार तो है, ठीक है विकास जी, समझ गए इस बात को हम। लेकिन ये बताइए ना, साथ कौन कौन आपका देने वाले हैं, क्योंकि गठबंधन की बात की जा रही है कि हम गठबंधन पर अब जो है आने वाला चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, गठबंधन की बात अभी हमारे जो आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष हैं रामपाल माजरा जी, उनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो अब अपना काम शुरू करेगी। जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सामाजिक और छोटे राजनीतिक संगठन हैं उनको एक मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी। पीछे आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी हमने 4-5 राजनीतिक पार्टियां जो छोटी छोटी हैं उनको साथ लेकर चुनाव लड़ा था। अब आगे हम जो हर जिले में एक सामाजिक संगठन है जो अच्छा काम कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन है जो राजनीतिक व्यक्ति हैं जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए और वो जनता के बीच में रहते हैं, उनके द्वारा ऐसे लोगों के साथ इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी अलायंस जो इस बार बना था उसकी तर्ज पर ये बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन भी की शुरुआत चौटाला जी ने ही की थी।
फतेह शुरू किया है। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है। अच्छा, 5 सीटों पर तो आपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो ये 5 ही सीटें रहेंगी या फिर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि गठबंधन में लड़ेंगे तो सभी को सीटें देनी पड़ेंगी। बिल्कुल बढ़ेगी जी, 90 की 90 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, मैं आगे आपसे काफी चर्चा करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हांडा जी के पास जाना चाहूंगी। हांडा जी, इंडिया गठबंधन की तर्ज पर एक गठबंधन और बनने जा रहा है हरियाणा में, जिसमें छोटे छोटे क्षेत्रीय दल इनका साथ देने वाले हैं, यानी इनेलो के। उन्होंने 5 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि आपकी भी एक आज बैठक हुई थी जिसमें लोकसभा के उम्मीदवार पहुंचे थे। बाबरिया जी ने एक बैठक बुलाई थी, क्या कुछ खास उस बैठक में रहा? हेलो जी हांडा जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही है? आवाज बहुत स्लो आ रही है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मैं दोबारा अपना सवाल रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए, एक और गठबंधन हरियाणा में बनने जा रहा है। आवाज पहुंच पा रही है? फिर मुझसे बात कीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी आवाज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तकनीकी खामी है, उसको हम सही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शर्मा जी आप ही से सवाल ले लेते हैं। देखिए, आपने कहा कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है? अभी जो बैठकें होने वाली है, आपने कहा कि संभवतः ज्यादा जो फोकस रहेगा वो विधानसभा चुनाव पर रहेगा। तो कौन कौन से ऐसे ज्यादा मुद्दे आपको लगते हैं जिन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, जहां पर पिछली बार कमी रह गई? क्योंकि इस बार कांग्रेस भी 70 पार का नारा लेकर चली है। आपने पिछली बार 75 पार दिया था, कांग्रेस इस बार 70 पार कह रही है, तो मेहनत कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी। शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी जी जी। देखिए, मेरा सवाल ये था कि आपने पिछली बार 75 पार का नारा दिया, इस बार कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है, और इस बार कांग्रेस टक्कर देने के लिए पहले से तैयार है, अच्छी खासी तैयारी उनकी भी चल रही है। तो आप किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं जहां आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ कमी रह गई है? पिछले चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, कौन से मुख्य बिंदुओं को आप पकड़ करके आगे चल रहे हैं? देखो, नंबर 1 तो हमारा चिंतन बैठक है, मंथन बैठक है, वो हमारी बैठकें चल रही हैं, और हमने पता चल गया था कहाँ हमारी खामियां रहेगी। उन खामियों को हम दूर करेंगे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे और ज्यादा जनता के नजदीक जाएंगे हम। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में अपने आप ही अलर्ट बजने लग रहा है। कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं वो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, और कहीं वीरेंद्र कांग्रेस है, चौधरी वीरेंद्र जी। और किरण चौधरी जी का जिस तरह से इन्होंने तिरस्कार किया, जिस तरह से अपमान किया, तो सभा में हम मान वाली वो महिला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक स्वार्थ के चलते किरण चौधरी बीजेपी में गई है। नहीं, इनको कहने से क्या, ये तो ये कहेंगे, लेकिन वो जो 5 बार विधायक रहे। लेकिन क्योंकि किरण चौधरी का आपने नाम लिया शर्मा जी, तो एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, उसको लेकर के मैं पूछूंगी, लेकिन एक बार फिर से हांडा जी से पूछ लेते हैं। आवाज मेरी पहुंच पा रही है हांडा जी आप तक? जी, अब आ रही है जी ज्योति जी। चलिए ठीक है, स्वागत है आपका पहले तो बहुत बहुत। देखिए, इनेलो इस बार एक और गठबंधन प्रदेश में बनाने जा रही है, इंडिया गठबंधन की तर्ज पर। अब हरियाणा में एक गठबंधन बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसको लेकर के 5 उम्मीदवार भी अपने उतार चुके हैं, और अब कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं वो हमारे साथ आएंगे और हम आगे जाकर के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में बीजेपी कह रही है कि हम ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आपकी भी आज बैठक हुई थी, उस बैठक में खास क्या रहा? बाबरिया जी ने बैठक बुलाई थी। आपका चैनल देखने वालों को नमस्कार, सत श्री अकाल। खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास टकराने वालों को का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। सुन लीजिए रामराज जी। और एक बार, इस सत्ता नहीं कर रहे थे बात बड़े बड़े बदलाव की, कर रहे थे बात बड़े बड़े बदलाव की। बदलने की जब बारी है तो जनाब खुद ही बदल गए। राजनीति का खून मुंह को ऐसा लगा है भाजपा को, राजनीति का खून मुंह को ऐसा लगा है भाजपा को, जनाब जनता से किए वादे खुद ही भूल गए हैं। तो मुझे लगता है ये जो रटे रटाए डायलॉग बोलते थे, छोटे बच्चे को पोएम नहीं रटवा दी जाती, बेटे तूने यहाँ खड़े हो गई है बोला तो वही इनका हार है। मुझे तरस भी आता है इनके ऊपर कि इनकी शब्दावली लिमिटेड है, वही चीजें हर बार बोलेंगे, किसी मुद्दे की बात नहीं करेंगे, कोई काम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक मिनट आपके बीच में नहीं बोल। देखिए शर्मा जी लौटूंगी, शर्मा जी लौटूंगी, आप अपनी बारी में बोलिएगा, जो भी शिकायत आपकी है, जो भी आपको जवाब देना है। एक बार सुन लीजिए, काफी देर से उनका फोन कनेक्ट होता है। बेईमान पार्टी, हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलए की
खरीद फरोख्त करने वाली, देखिए आरोप प्रत्यारोप से पहले जवाब तो लेने दीजिए शर्मा जी। घुटनों पे ला दिया, घुटनों पे ला दिया चंदा। ठीक है देखिए अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखें, फिर उसके बाद ये सब तो होता ही है, हर डिबेट में यही होना है। पहले कुछ मुद्दों की बात कर ली जाए, अभी शुरू हुई है डिबेट। शर्मा जी वेट कर दूसरी शर्मा जी देखिए, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए एक बार उनको बोलने दीजिए, मैंने बोलना होता है, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है हांडा जी अपनी बात रखिए, वो चुप हो गए। ठीक है अपनी बात नहीं, डेकोरम को आप मेंटेन कीजिए कि जब मैं बोलूं तो ये ना बोले। मैं एक तो बातें कहना चाहती हूँ, पहले बड़ी थोड़ी सी हंसी वाली भी है कि शिक्षा मंत्री ने शपथ ली, नीट का एग्जाम की कोई बात नहीं करते हैं, कितना लीक हुआ, कितने लोग परेशान हुए, सबका जो है सेंटर बनाया गया गोधरा, जहां पर गोधरा कांड हुआ था, ठीक है, और वहां पर करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए, 201 आरोपी है लेकिन एक भी नहीं पकड़ा गया। तो शिक्षा मंत्री शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं पेपर लीक करवाता रहूंगा। गृह मंत्री ने शपथ ली कि मैं पूरा हिंदुस्तान जो है मणिपुर बना दूंगा, और अश्विनी जो रेल मंत्री है उन्होंने कहा कि मैं हर ट्रेन पटरी से उतार दूंगा। एक ट्वीट था शशि थरूर जी का, जिसको मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, ये ट्वीट उन्होंने किया तो जवाब आया, जहां प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र से पहले मिल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो 10 में से 10 अंक मिले, शाबाश बेटा, बहुत लायक हो तुम। तो ये बात तो है इनके बारे में, नीट की यूजीसी उनके मुद्दों की बात नहीं करते। और बाकी मैं इनके बारे में जैसे मैंने कहा, इनके बारे में आप बताते रहिएगा, एक बार बैठक का उत्तर तो दे दीजिए, बैठक में क्या रहा खास, ये तो आप बताते रहेंगी। बाबरी जी ने जो बैठक बुलाई थी उस पर क्या चर्चा हुई ये तो बता दीजिए। अगर देखिए अगली पार्टी उम्मीदवार उतार चुकी है और आपसे हम पूछ रहे हैं बैठक में क्या हुआ, वो तो बताते रहेंगे, वो तो देखिए रोज का ही काम है। मैडम मैं वही बता रही हूँ, अभी मेरी बात नहीं हुई है इस बारे में, अभी मेरे को बैठक का नहीं पता, लेकिन जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, और आपको हमेशा मैंने किया भी है, और ईमानदारी से सच बोलती हूँ, क्योंकि झूठ का कॉपीराइट तो भाजपा के पास है। और इन्होंने कहा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इनकी 2 बार चढ़ के जल चुकी है काठ की हांडी। 15 लाख खटा अब तो हवाइयां उड़ रही है, खटा उड़ रही है हवाइयां प्रधानमंत्री के चेहरे से शपथ लेते हुए। ओके, और राहुल जी ने जो शपथ ली संविधान की कॉपी दिखाई तो खिसिया आ गए। खैर, पीठ में छुरा घोंपने वाले मुद्दों की बात नहीं करते मैडम, ये हरियाणा की। मैं मुद्दों की जरा बात करना चाहूंगी कि इनके पीएम के शब्दों का तो खैर कोई महत्व रह नहीं गया। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, बहुत सारे विधेयक बने पड़े हैं कि महंगे बीज देंगे, लेकिन वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। इन्होंने अभी और जनता को लूटने के प्लान बना के रखे थे, लेकिन किसानों का जब आंदोलन हुआ तो इनको जरा जो है पीछे हटना पड़ा। और क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, जितनी ताकत हमारे किसान में है वो किसी में होने, किसान और जवान में दोनों में बहुत ताकत है, जिसके आगे कोई जो किसी को भी झुका सकते हैं। अब मैं बात करूंगी मुद्दों की। अग्निवीर के मुद्दे पर ये फेल है, 4 साल का कोई वो होता है, देश की सीमाओं को आप सुरक्षित कर रहे हैं, और कितने ये कहते हैं युवा हमारे साथ हैं। युवाओं को तो आपने पीटा जब उन्होंने नौकरी मांगी तो वो आप क्या समझते हैं आपको वोट देंगे? पहलवान बेटियों के साथ क्या किया, सारे बलात्कारी भ्रष्टाचारी झूठे सबसे आपकी पार्टी में भरे पड़े हैं। एक दिन रात शाम प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी गारंटी है, अब तो मोदी की गारंटी भी हवा हो गई। मोदी भी खुद ही मतलब जिसे कहते हैं अब तो घुटनों पर आ गए, जो कहते थे मैं और मोदी, मतलब आई मी एंड माई सेल्फ। 24 घंटे, ठीक है देखिए 24 घंटे। अरे भैया नेहरू समझिए आपकी बात को, नेहरू जी के साथ ज्योति जी फिर शुरू हो गए ये। नहीं ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को भी, समय की भी थोड़ा सा पाबंदी। शर्मा जी देखिए बीच में ना बोली तो बेहतर होगा, देखिए बार बार इस बात को टोकना अच्छा नहीं लगता है कि आप बीच में ना बोले एक दूसरे के। देखिए ठीक है भांडा जी, आपके भी ये मुद्दे जो है हम समझ गए, ये रोज की सुन तो लीजिए। एक मुख्य बात क्या है अपडेट पर तो बात करेंगे ना हम। जवाब दूंगी। INLD के एक नेता नफे सिंह का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, ये इनकी सत्ता है हरियाणा में। अभी INLD के एक और नेता के शोरूम पर अरे भाई चुप बोले। देखिए शर्मा जी आपको जो भी जवाब देना है, देखिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप ही के पास लौट के आ रही हूँ, एक बार आप ही अपना जवाब दीजिए। जनता भूल गई क्या? आप ही ने किया हुआ, सारे कांड आप ही करते हैं, ठीक है ना? देखिए सुनिए, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों आप एक दूसरे के बीच में बोलते हैं, क्यों आप एक दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। ये INLD के प्रवक्ता भी इस बात को सहमति देंगे कि इनके एक नेता के शोरूम पर 30 गोलियां धनाधन चलाई गई हैं और रंगदारी मांगी। देखिए जब उस मुद्दे पर डिबेट करनी थी ना वो तब हमने की, लेकिन अभी तो मेन मुद्दा सुनिए तो सही। अब एक दूसरे को सुनाते ही रहेंगे तो फिर
अरे भैया एक्चुअली मुबारक हो जिसमें बैठे हो तुम, पता है मिल गई है तुम्हें एक्चुअली। उसकी तो अपील भी नहीं हो सकती। भैया ले लो शर्मा जी, देखिए बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता, इतने डिबेट का एक्सपीरियंस है आपको, बार बार ये कहना पड़े कि भाई बीच में ना बोलिए, तो ये अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। जय चंद है आप लोग। चलिए ठीक है, मैं दोनों की ऑडियो डाउन करवा रही हूँ, दोनों की ऑडियो डाउन करवा रही हूँ, कोई मतलब नहीं है जब मैं बोलती जा रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि चुप हो जाना चाहिए। भीख मांग रहे हैं आप लोग, दिखा रही है। ठीक है, दोनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए मुझे। ठीक है, विकास जी से सवाल लेना है, दोनों की ऑडियो डाउन करवा दीजिए। विकास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैडम। देखिए, ये रोज रोज का रवैया है, इसको क्या ही कहूं मैं, जब बार बार कह रही हूं कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपसे ये कहना है कि आपने कहा कि चलिए ठीक है, गठबंधन तैयार होगा, छोटे जो दल है उनसे बातचीत की जा रही है, आगे आकर के सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ये इंडिया गठबंधन की तर्ज पर क्या उनकी जो इस बार की उपलब्धि है, जो सीटों की उपलब्धि है, उसको देख करके ये किया जा रहा है, या फिर क्या इसका मेन कारण है? क्योंकि वैसे तो आप कांग्रेस को सुनाते रहते हैं बातें, उसकी कमियां गिनवाते रहते हैं। अगर हरियाणा प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को शामिल किया जाता तो 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता था। एक नेता हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के, जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, उनकी सरकार को बचाने की मदद करते हैं। अभी देखिए, मैं जो भी बात करता हूँ लॉजिकली बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अपने बेटे को जिताने के लिए, दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए कोसली में राव इंद्रजीत सिंह के साथ सेटिंग की। उन्होंने गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को वोट डलवाए, और उसके बदले में उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को, राव जो वहां के जो सम्मानित वोटर हैं उनको राव इंद्रजीत ने उनकी तरफ शिफ्ट करवाया, जिस कारण दीपेंद्र हुड्डा जीत पाए। और दूसरा, करनाल में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे तौर पर मनोहर लाल खट्टर की मदद की। वहां के जो उम्मीदवार थे उनके दफ्तर भी अंतिम दिनों तक नहीं खुले थे, और भी कई जगह पर, सिरसा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को हराने की कोशिश की, यहाँ पर बीजेपी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आप देखिए पिछले 2.5-3 वर्षों के कार्यकलाप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा निरंतर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। और रही बात इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, मदद कर रहे थे तो बाकी सीटों पर क्यों नहीं की? फिर तो सिर्फ रोहतक ही जीतना चाहिए था, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी चाहिए थी। सुनाई नहीं देगा विकास जी, फिर तो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी चाहिए थी ना, अगर इतनी ही मदद कांग्रेस कर बैठी थी तो। खैर ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी आपसे, आप ही से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आऊंगी हांडा जी, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, कि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शौक शादी करना है, और जन्म लेने के साथ ही हर पाकिस्तानी शादी करने के सपने देखने लगता है और जिंदगी भर जी भरकर शादियां करता है और जमकर बच्चे पैदा करता रहता है।
बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इस अब्दुल मियां के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इतनी नहीं, इस मियां से जब कारण पूछा गया तो वो भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि उन्हें शादी करना बहुत पसंद है और उन्हें महिलाओं के साथ रहना अच्छा लगता है। कभी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, फिर भी शौक जवानों वाले। और अब्दुल मियां ने इस कहावत को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। सच में देही में जान नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी ए खुदा किसी कामिनी से मिला दे, एक छोड़ दूसरी को मारकर लचकदार दामिनी से मिला दे। नमस्कार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ सब बने हुए हैं। विकास जी, आवाज पहुंच पा रही है? विकास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए, आपने एक बात कही थी कि मदद की ये आरोप आप अक्सर लगाते आते हैं, लेकिन मेरे को बस छोटा सा कारण बताइए कि अगर वाकई में कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की है तो 5 सीटें फिर कैसे 50-50 वाला मामला हो गया? फिर तो 9 सीटें बीजेपी के खाते में जानी चाहिए थी। छोटा सा जवाब चाहूंगी। कांग्रेस नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा निरंतर भारतीय जनता पार्टी की मदद करते आ रहे हैं। हरियाणा के तो नेता ही वही हैं। आज से नहीं, पिछले 5-7 वर्षों से वो यही काम करते आ रहे हैं। क्योंकि एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आप क्रियाकलाप देखिए, जो राज्यसभा में हुआ, पहले होता रहा है, अजय माकन के समय हुआ या एक आर.के. आनंद जी के समय हुआ, और जो अब भी होने जा रहा है आगे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अब कहते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है राज्यसभा चुनाव को लेकर। उधर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अल्पमत में है। पता नहीं वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। हमें तो उनका कोई बयान, जिस तरीके से उनको नरेंद्र मोदी या कोई जो केंद्र के नेता जो जैसे कहते हैं वो वैसा बयान दे देते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेशन करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी पे कोई टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक तो कांग्रेस पार्टी 5-6 कांग्रेस है, मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन सी कांग्रेस की आप बात कर रहे हो। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस है, एक उनके बेटे की कांग्रेस है। देखिए, हमारे लिए सारी पार्टियां समान है, सब अपना अपना पक्ष रखेंगे पार्टी में आकर यहाँ पर आकर। शैलजा की कांग्रेस है, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस है, एक कांग्रेस इन्होंने खत्म कर दी, उनको भगा दिया पार्टी से। हमारा जो काम है हम वो करेंगे। हमारा काम है सभी पार्टियों को बराबर मौका देना, अपनी बात को रख सके, बस इतना सा हमारा रोल होता है। बाकी ये किसको तवज्जो देनी है किसको नहीं, ये सब हमारा लेना देना नहीं। इससे खैर लौटूंगी आपके पास, इसका जवाब हरना जी से लूंगी, लेकिन पहले शर्मा जी से एक बात मैं पूछना चाहती हूँ। शर्मा जी, आपने किरण चौधरी की बात कही थी। ऐसा विपक्ष का कहना है कि मतलब और भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई किरण चौधरी जब से बीजेपी में आई उसके बाद से चौधरी जो है वो साहब जो है चुनाव लड़ने से ही मना कर रहे हैं अब, क्योंकि उनकी और उनके बीच में ठीक ठाक नहीं पैठ बनती थी, तो अब वो चुनाव लड़ने से ही मना कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से। शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किरण चौधरी के आने से जो है अब भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ पार्टी का कहना रहेगा, क्या पक्ष रहेगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें भी दिखा रहे, देखिए किस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है पार्टियों में, क्योंकि पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी जो है वो कई सारे बैठकों को करने वाली है, चाहे 27 जून की बात करें, 27 जून को सीएम की ताबड़तोड़ बैठकें पहले होने वाली है, जिसमें जो है कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी पहले गुरुग्राम में, फिर उसके बाद से कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद से शाम 5 बजे जो है विधायक दल की बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की। तो सीएम की ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। उसके बाद से 29 जून को एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है हरियाणा में, जिसकी अध्यक्षता खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। उस दिन हरियाणा दौरे पर वो रहेंगे और इसमें चुनाव को लेकर के मंथन करने की बात सामने आ रही है और इस पर दोनों चीजों पर मंथन होगा। बताया जा रहा है कि 2500 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता बीजेपी की जो है इस बैठक में शामिल रहेंगे। चुनावी मंथन इसमें होगा। क्या कुछ हार के कारण रहे, जो सीटें गवाई, उसका क्या कुछ
रोल रहा या फिर कौन सी कमियां रही, उन सभी पर बातचीत करेंगे इस बैठक में। और साथ ही आने वाले चुनाव पर भी खास तौर पर फोकस इसमें देखा जाएगा। और साथ ही बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार बैठकें इसमें कर रही है और बैठकों में उनकी भी यही चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जो है आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम थे, यानी जो नतीजे थे, उसको और बेहतर करके किस तरीके से विधानसभा में जीत हासिल कर सके, इसके लिए कांग्रेस भी लगी हुई है। लेकिन बात अगर क्षेत्रीय दलों की करते हैं तो इनेलो ने एक बड़ी पहल इस बार की है और 5 सीटों पर तो उम्मीदवार उतार भी दिए हैं और बाकी सीटों के लिए जो कुछ अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ गठबंधन की बात कही है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें गठबंधन कर करके ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो तमाम सारे मुद्दे और क्या कुछ उनके रहने वाले इसको भी जानेंगे। चलिए ठीक है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे और शर्मा जी से लेंगे सवाल। तकनीकी कुछ खामी चल रही है, लेकिन उससे पहले हांडा जी आपसे जुड़ना चाहूंगी। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो आप अपना जवाब रख सकते हैं विकास जी के सवालों का। ज्योति जी, पहले तो मैं एक चीज ऑफ द टॉपिक कहूंगी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका ये दम भरते हैं भाजपाई। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राम जी की मूर्ति के बिल्कुल ऊपर वाली छत से जो है पहली बरसात में पानी टपकने वाला, ये भगवान राम का कितना बड़ा अपमान है। इसके ऊपर जवाबदेही किसकी है? दूसरी बात, अब मैं इसको इनेलो के INLD के प्रवक्ता को, विकास जी को जवाब देना चाहूंगी, जो कहते हैं कांग्रेस पर टाइम वेस्ट मत करो। आपके ऊपर टाइम वेस्ट किया जाए क्या? जो आप MLA के थप्पड़ मार के निकाल दिया करते थे, उनकी पिटाई कर दिया करते थे, जिसकी प्रॉपर्टी देखी अच्छी लगी भैया हमें दे दो, आपके यहाँ से छोड़कर लोग आए, कांग्रेसी कोई नहीं आए। दूसरी बात, भाजपा, हमने इंडिया गठबंधन में, आप ऐसे तय कर लीजिए कहाँ हुई थी मीटिंग। कोई कह रहा है फतेहाबाद में हुई थी, कोई कहता है कैथल में, कोई कहता है जींद में। मतलब आपका यही शो नहीं है कि मीटिंग आपकी कहाँ हुई थी। और आपको गठबंधन में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि आपने हमेशा भाजपा का साथ दिया है, समझे आप। 10 की 10 सीटों पर आपने बड़े प्रत्याशी उतारे थे, दम भर रहे थे, हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। अरे करनाल में जहां पर आपने खुद अभय चौटाला जी लड़े, वहां से वो हार गए। बताइए, आपकी तो 200 की 200 जमानत जब्त हो गई। वेट कीजिए, लेट मी फिनिश, ठीक है? पहले तो आप ये विकास जी आ रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं अब ये भाजपा के प्रवक्ता को जवाब देना चाहती हूँ। धर्मवीर जी की बात तो आपने बताई थी, जिन्होंने कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अनिल जी इनकी भाजपा की है, ये कहते हैं मुर्मू जी को हमने, आदिवासी को हमने महामहिम बनाया, राष्ट्रपति बनाया। बहुत अच्छे हैं हमारे सारे जो कांग्रेसी, उन्होंने सपोर्ट भी किया। लेकिन 3 मौके, राम मंदिर का उद्घाटन, संसद का उद्घाटन, और जब अडवाणी जी को जब दिया जा रहा था भारत रत्न, 3 जगह पर द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया इनके प्रधानमंत्री ने, जिनका मुकाबला ये नेहरू जी से करते हैं, जिनकी परछाई वो छू नहीं सकते हैं। और आदिवासियों पर पेशाब ये करवाते हैं। अभी भी एक रिसेंट पहले मध्य प्रदेश में हुआ, जब वो चरण धो रहे थे, चुप करके सुन ले, तमीज से नाम लो। यही महिला, आप चैनल पर महिला का अपमान कर रहे हो, चैनल पर महिला का अपमान कर रहे हो। शर्मा जी, इसके बाद आप ही के पास में आने वाली हूँ। आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी चल रही थी। शर्मा जी, आपकी जो भी बात है, आपका जो भी पक्ष है, आपके जो भी मुद्दे हैं, प्लीज अपनी बारी में रखिए, डिस्टर्बेंस होता है। महिला का अपमान कर रहे हो, आपको बात करने की तमीज नहीं है। वहां से कितनी बड़ी है वो उम्र में, मेरे को बिल्कुल है। शर्मा जी बड़ी लिखी हूँ, लौट रही है। हांडा जी अपनी बात रखिए, मुद्दे की बात रखिए। देखिए मुद्दे की बात के बीच में जब बोलते हैं तो फिर आप इसको रोका कीजिए ना। आपको पता है जब मेरी बारी है, मैं जवाब दे रही थी। इन्होंने आदिवासियों पर पेशाब इन्होंने करवाया। अभी एक रिसेंट वो बुंदेलखंड में था, जहाँ पर शिवराज चौहान सिंह चरण धो रहे थे उसके, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए। अभी यूपी में हुआ, एक बेचारा मजदूर सो गया काम करते करते, उसके मुंह पर पेशाब करके उसको चेहरे जगाया गया। इतनी लानत वाली बात है, लानत मलानत, 1000 लानत आपको मैं कहती हूँ। विकास जी आएंगे। चलिए ठीक है हांडा जी, समय की थोड़ा सा पाबंदी है, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, रखिए, आपने अपनी बात रख दी। जीतू, आपको भी पता है, हमें भी पता है 240 जीती हैं, समझे? हमें भी पता है 100 तो उसमें RSS के बंदे भरे पड़े हैं, बाकी अपने कितने भाजपा के। चलिए ठीक है हांडा जी, आगे समझ दूंगी आपको। शर्मा जी, चैनल पर और महिला का अपमान करना बंद कीजिए। खबरदार मेरे से दोबारा ऐसे बात की आपने तो मैं आपसे आप आकर के बात करती हूँ। मेरी नेता शर्मा जी, ठीक है हांडा जी, आप समझ गए आपकी बात को, आपका टर्न पूरा हो गया। ठीक है शर्मा जी, प्रधानमंत्री आप लोग आपस में ही उलझे रहते हैं, सवाल ही नहीं सुनते हैं, फिर कहाँ से सटीक जवाब दे पाइएगा? अरे कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। विकास जी कुछ कहना चाह रहे। विकास जी अपनी बात रखिए।
मैं तो अपनी यही बात कहना चाहता हूँ मैडम कि हम हरियाणा प्रदेश के टॉपिक पर बात कर रहे थे, विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे थे। हमारे दोनों प्रवक्ता साथी इन बातों को राष्ट्रीय मुद्दों पर ले जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कभी राम मंदिर की बात करने लग जाते हैं। तो हमें यहाँ पर हरियाणा प्रदेश की बातें, हरियाणा प्रदेश के मुद्दों पर। हांडा जी प्लीज, आपका टर्न हो गया। विकास जी। और मैं आपको एक मैडम जो कमल हांडा जी हैं, जो रिस्पेक्टेड एक बड़ी बहन जी हैं, जो प्रवक्ता है, मैं इनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप धमकाने की बजाय आप बात किया कीजिए, अपने मुद्दों पर बात कीजिए। किसको धमकाया? आप धमकाने लग जाते हो। आप किसने धमकाया? किसको धमकाया? ये बात तो आप अपनी बारी में भी बोल सकती है ना, थोड़ा सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जब पूरी बात रखने दीजिए, अपनी बारी बोलिएगा। जब आप लोग बोलते हो तो मैं एक बार भी बीच में नहीं बोल रहा, लेकिन आपको बात बड़े संयम से रखनी चाहिए। आपने जो बात कही कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के राज में विधायकों को पीटा जाता था, क्या आप एक भी विधायक को सामने ला सकती हैं? आप बिना बात के मुद्दों पर बात कर रही हैं। उनकी संपत्ति ले ली जाती थी। आप एक भी किसी विधायक के, हरियाणा प्रदेश के कोई एक व्यक्ति अगर ये बात कह दे तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से, एक जिम्मेवार पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं ये भरे मंच पर, एक सामाजिक मंच पर, एक चैनल पर ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इन बातों को उड़ाती है और अफवाहें उड़ाती है जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बिना किसी आधारहीन बातें मत कीजिए, आप सिर्फ मुद्दों की बात कीजिए जी। चलिए ठीक है, ये सभी पे बिल्कुल मैं इनका जवाब दे दूं। नहीं, मैं जवाब हांडा जी लूंगी। पहले शर्मा जी की बात। शर्मा जी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हांडा जी लौटूंगी, समय की पाबंदी है। देखिए शर्मा जी, एक तो इनके सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। बीच में आप बोलते हैं तो आवाज आती नहीं है, आप इन्हीं को जो सुनाई देता वो हमें तो नहीं सुनाई देता। लेकिन इसमें मेन बात मैं ये कह रही थी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पूछा था कि चौधरी धर्मवीर जी ने जब कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इसको अब किरण चौधरी से जोड़ करके देख रही है विपक्ष। उनका कहना है कि किरण चौधरी जब से बीजेपी में आई है, क्योंकि उनकी पहले बनती नहीं थी, तो यही कारण है कि अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस पर आपका पक्ष क्या है? स्पष्टीकरण इस पर चाहेंगे। चौधरी साहब बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं और मैं समझता हूँ कांग्रेस इसको नाराजगी से जोड़ रही है कि नाराजगी हो गई है। नहीं, नाराजगी नहीं हो, बड़े खुश हैं और वैसे भी खुश मजाज जो व्यक्ति हैं वो, और बड़े मिलनसार हैं उनके पास। मैं समझता हूँ ये उनकी व्यक्तिगत उनका वो मत है, मैं उनका मर्जी है, वो लड़े ना लड़े। देखो आदमी फिर अपना क्या नाम है रिलीफ भी महसूस करता है, भाई चलो आगे बच्चियां राजनीति में आ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि उनकी व्यक्तिगत राय है और वो ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। रही बात है किरण चौधरी जी की और श्रुति, हमारी जो बिटिया है श्रुति जी की, तो बीजेपी हरेक के आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, सही कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शर्मा जी की ऑडियो सही कराएगा। हांडा जी अपनी बात रखिए। कह रही थी कि निहत्था विपक्ष था जिसके पास ना तो गोदी एंकर थे, ना प्रिंट मीडिया था, ना ईडी, सीबीआई, आईटी और सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ था। निहत्था विपक्ष फिर भी बड़ी हिम्मत से, बड़ी मजबूती से लड़ा और मोदी जी को घुटनों पर ला दिया कि उनको सहायता लेनी पड़ी। जिसको हमेशा एक मेजोरिटी वाली सरकार चलाने की आदत है, वो कॉलिशन वाली गवर्नमेंट चला पाएंगे ये देखने वाली बात है, आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात ये बोली है हमारे आईएनएलडी के प्रवक्ता भाई ने कि हमने धमकाया। मैंने किसको धमकाया? मैंने तो किसी को नहीं धमकाया। जब कोई बीच में बदतमीजी करेगा, इंटरप्ट करेगा तो मैं जरूर बोलूंगी। तो मैं जब किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करती तो मेरे बारे में भी कोई ना करे। दूसरी बात, सत्ता से बाहर हुए आपको 30-35 साल हो गए हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए कि किसके नाम याद रखेंगे लोग? तो वो कब के कहाँ के चले गए होंगे। प्रॉपर्टी भी जिसकी पसंद आई, किसी ने इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, पसंद है भैया मुझे दे दे। ये आप पता करना जरा जाके, आप अभी नए हैं मुझे लगता है, ज्यादा पुराने नहीं है आप आईएनएलडी में। दूसरी बात ये इन्होंने कही भाजपा के प्रवक्ता ने कि धर्मवीर जी नहीं आ रहे तो उनके बच्चे आ जाएंगे, तब परिवारवाद नहीं होगा। ये बता दें, ये परिवारवाद के ऊपर बड़ा रोना रोते हैं, जबकि इनके यहाँ तो परिवारवाद के हजारों मामले हैं। शर्मा जी अपनी बारी में देखिए, फिर मुझे बार बार टोकना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। अपनी बारी में बोलिएगा, मैं इसके बाद आप ही को समझ दे रही हूँ। आपकी वॉइस चली गई थी। व्यक्तिगत मामला है, मैं उनके बारे में टिप्पणी क्यों करूँ? वो ज्यादा बेहतर बता पाऊंगी अपने बारे में। आपने बोला बच्चे आएंगे, मैंने तो नहीं बोला। मैं क्या कर रहा हूँ? बच्चे आएंगे आपने ही बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। हो सकता है अपने बच्चों को प्रमोट करें, वो मामले की मामला है।
मैं उनके बारे में क्या स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूँ? उनकी व्यक्तिगत राय है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अच्छा ऐसा है ज्योति जी, मैं 2 मिनट मेरे को 1-1.5 मिनट दीजिएगा, मैं बात कर लूँ। मैं हरियाणा की बात हम कर रहे थे, हरियाणा के मुद्दों की बात कर ले, मुद्दों पर ये कभी नहीं आते। जब देखो कांग्रेस पर कटाक्ष, कांग्रेस पर कटाक्ष, क्योंकि इनको लगता है कि कांग्रेस है, इसलिए इनके पर कटाक्ष करते हैं। ये INLD पर कम करते हैं, जेजेपी पर कम करते हैं, वैसे भी जेजेपी पर कम करते हैं क्योंकि उनके साथ इन्होंने गठबंधन किया हुआ था, टूट गया। अल्पमत में इनकी हरियाणा में भी सरकार है। मैं पूछना चाहती हूँ, खेल कोच को न्याय नहीं मिला, अग्निवीर योजना क्यों लाई गई? पोर्टल PPP जो था, प्रॉपर्टी आई थी, अब माना नायक सैनी ने ये जी हमारे में कुछ कमियां रह गई थी, हम उनको ठीक करेंगे। यानी कि नीतिगत तौर पर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहलवान बेटियों को नहीं उन्होंने न्याय दिया। उद्योग धंधे 50% जो है हरियाणा में कम हो गए। यहाँ पर लोग जमीनें बेचकर विदेश जा रहे हैं, ब्रेन हो रही है, इनको कोई मतलब नहीं है। और पेपर कितने लीक हो रहे हैं, आप देखिए पेपर कितना लोकतंत्र नहीं देखिए पेपर लीक से मैं लूंगी जवाब। शर्मा जी मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं। ये बाहर नहीं आते, इनकी आदत बड़ी बुरी है, बीमारी है। मुझे लगता है आयुष्मान में जाकर इनको अपना इलाज कराना चाहिए। ठीक है, धंधे मैंने कहा कम हो गए, किसानों को न्याय नहीं दिया। 754 किसानों की 87 लेयर बैरिकेडिंग इन्होंने करी, खाद बीज सब कुछ महंगा कर दिया, पानी बिजली उनको नहीं मिल रही। चलिए, ये तो भाजपा की कमी आपने बता दी। ये बताइए कांग्रेस क्या करने वाली है आने वाले दिनों में? कांग्रेस क्या करने वाली है ये बताइए। कांग्रेस जो वायदे करेगी, ज्योति जी आप हमारे तीनों स्टेट में देखिए, OPS हमने लागू की। ठीक है, उधर हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में, जहाँ पर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है, हम अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। बेशक फटाफट वाले पैसे भी दिलवा दो, सरकार गिरने वाली है। ये बहने पीछे भाग रही। 8,000 और 1 लाख वाली बात पर कह रहे हो। आपकी सरकार अच्छा शर्मा जी, इसी बात पर तो बोल रहे हैं कि आपने भी 15 लाख वाला वादा किया था। नहीं, मैं वही तो बोलने वाली हूँ ना। मैं 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख सबके खाते में किसानों की आय डबल करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा, बहुत महिलाओं पर अत्याचार, बहुत ही पेट्रोल डीजल की मांग, बहुत ही महंगाई की मांग, सारे वायदे उल्टे पड़े हैं। तो जनता को आगे 405 ठीक है, रोक रहे हैं दोनों को। इन्होंने संविधान बदल दिया था, इसलिए राहुल जी ने शपथ ली, संविधान की कॉपी पर लेकर गए थे। मोदी जी इन्होंने देखा नहीं है। देखिए, तीसरी बार बनेगी सरकार किसकी या फिर किसकी सरकार आने वाली है, इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन एक दूसरे के बीच में करके ऐसे मत बोलिए। एक करके बोलेंगे तो कितना सही लगेगा, सुनने में भी आएगा। काम किया है, जनता का काम किया हमने। आपके टाइम के किसान बोले नहीं है, 10वें बार में 400 करोड़ समा गए। किसान किसान बोले हमने गरीबों के बच्चे, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा आज जमीन बना पर्ची के चला। चलिए ठीक है, मैं दोनों को रोक रही हूँ। आप लोग बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं, एक दूसरे के बीच में बस जब आपकी बारी आती है आप अकेले इतना नहीं बोलते, बस एक दूसरे के बीच में ज्यादा बोलते हैं। मैं रोक रही हूँ विकास जी, दोनों को रोक रही हूँ मैं, दोनों को रोक रही हूँ। विकास जी देखिए, बीजेपी की जब बात आती है तो कांग्रेस बहुत सारी कमियां गिनाती है, आप भी गिनाते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों को रोक रही हूँ मैं, प्लीज दोनों को रोक रही हूँ। विकास जी से मेरा सवाल है, दोनों से मेरा सवाल नहीं भी विकास जी से। विकास जी देखिए, जब बीजेपी की बात आती है तो कांग्रेस बड़े मुखर होकर के उसकी कमियां गिनाती है और आप भी ये करते हैं, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में अब विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में कुछ टारगेट तो आपने रखे होंगे कि भाई हम अगर लोगों के बीच जाएंगे तो ये हम सबसे पहले इस चीज पर फोकस करेंगे, इस बात पर फोकस करेंगे। तो वो 2-4 पॉइंट जरा बताइए किन बातों पर आपका फोकस है, क्योंकि कमियां गिना देना किसी की ये पर्याप्त नहीं है। आप उन कमी को कैसे पूरा करेंगे ये बताइए। हरियाणा प्रदेश के जो इस समय हालात हैं, मैडम कमल हंडा जी ने बताया था कि जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आज अभी 5-6 दिन पहले हमारे हरियाणा के जो फतेहाबाद में भी एक युवक की दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। उसके बाद जो अभी कल ही हिसार में एक शोरूम के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई,
दिन दहाड़े रंगदारी मांगी गई और अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरा, ये कानून व्यवस्था जो है हर जिले में खराब हो चुकी है। सिरसा, फतेहाबाद जिला और जो भी सीमावर्ती इलाके हैं जो राजस्थान और पंजाब से टच करते हैं, वहां पर नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नफे सिंह राठी जी की भी हत्या हुई थी और दूसरा राठी जी की भी हुई थी हत्या। जी बिल्कुल। दूसरा, एक जो अब इन्होंने एक ढकोसला चला रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने के लिए उन्होंने 2 घंटे के लिए एक दरबार लगाने के आदेश दिए उपायुक्तों को, जबकि उससे पहले जिस कंपनी ने सर्वे किया, जिस एजेंसी ने सर्वे किया प्रॉपर्टी आईडी का, उनको इन्होंने करोड़ों रुपए दे चुके हैं। क्या वो करोड़ों रुपए पानी में गए सरकार के? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद ही उस जो उनका फैसला था, जो उन्होंने उस एजेंसी से सर्वे करवाया, जो सर्वे में बिल्कुल कमियां थी और बिल्कुल सही तरीके से सर्वे नहीं हुआ, 1 नहीं 2 बार सर्वे हुआ, उसको इतना मोटा टेंडर दिया गया। वो पैसे देकर खुद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कह रही है कि वो सर्वे ठीक नहीं था, इसलिए हम अब 2 घंटे दरबार लगा रहे हैं। आप किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिए, हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना भाई साहब, आपकी लॉ एंड ऑर्डर आपके टाइम में क्या था? महम कांड, कंडेला कांड, शर्मा जी जवाब लूंगी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी लूंगी और इस सर्वे पर भी लूंगी, दोनों पर जवाब लूंगी। एक बार उनको बात खत्म कर दोनों बीच में बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला, तो आप मेरी भी बात सुन लीजिए। इस तरीके से बीच में काटने से और धमकाने से हम डरने वाले नहीं है। आप अपनी, जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिएगा। मैं यही बात कर रहा था मैडम, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। आज हरियाणा प्रदेश में किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में पूरे डॉक्टर नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है, कहीं नर्स नहीं है। आप हरियाणा पुलिस की बात कर लीजिए, ज्यादातर लोग पुलिस अफसर, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी रिटायर होते जा रहे हैं। कोई नया पुलिस कर्मचारी इन्होंने भर्ती जितने किए वो बिल्कुल एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर किए। सारी जो स्थिति है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है पुलिस के अंदर, हर विभाग में जो है खाली पड़ी हुई है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब जब 2 महीने रह गए तो 50,000 नौकरियां देंगे। तो आज तक मुख्यमंत्री जी जो भी इन्होंने आज तक नौकरियां निकाली, उसमें ये कोर्ट के अंदर फंस गई नौकरियां या और कुछ हुआ। मान लो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे और शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ मैं इस बात का। ठीक है शर्मा जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इनका कहना है चाहे सर्वे वाली बात हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में आपकी सरकार पिछड़ी है और उन्हीं को पूरा करने के लिए, उन्हीं मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाने वाले हैं ये। देखो, पहले तो इन्होंने बताया लॉ एंड ऑर्डर की बात। इनके टाइम में महम कांड हुआ, दुलीना कांड हुआ, कंडेला कांड हुआ, जनता भूल गई इनको। और फिर रही बात है, ये भर्तियों की बात कह रहे हैं। भर्तियों में इनके आका की भर्तियों में सजा हुई थी, भर्तियों में इनके आका की, जिनके मुखिया की, ये भर्तियों के बारे में बोल रहे हैं। रही बात है अगेंस्ट वैकेंट, जो वैकेंट पोस्ट होगी उसके अगेंस्ट में तो भर्ती की जाएगी। वैकेंसी होगी तो तभी तो भर्ती की जाएंगी। सबसे ज्यादा भर्तियां हमारी सरकार ने दी है, वो भी बिना खर्ची, बिना पर्ची के आधार पे। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची, बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था। ये हमारी सरकार ने करा, हमारी सरकार ने किया। अच्छा, दूसरा ये अभी बात कर रहे थे, उसकी बात है, क्या नाम है कि 50,000 भर्तियां और करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और वो कह रहे हैं हम आज ही 1 लाख भर्तियां पहले करेंगे, जॉब कैलेंडर भी निकाल दिया है, जैसे ही आएंगे सरकार को वैसे 1 लाख पहले भर्ती करेंगे इनेलो वाले। सबसे ज्यादा भर्तियां, ये तो सपने ले रहे हैं, सपने इनको तो पार्टी, इनको तो जनता नकार चुकी है। और रही बात, ऐसा है एक भर्ती रोको गैंग है कांग्रेस पार्टी का, वो जहां भी भर्तियां निकलती है कच्ची नौकरियां देने वाला भर्ती रोको गैंग ले लेती है। इनके कांग्रेसी है वो। मैं शर्मा जी को बताना चाहता हूँ, हालांकि विकास जी थोड़ा सा वो कुछ कह रहे हैं, गैंग की बात कर रहे हैं। ये भर्ती को बात बताना चाहता हूँ। विकास जी प्लीज, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार आपकी सरकार है, आप अभी भी कांग्रेस का एजेंडा है वह लड़के भर्ती ना करने दो, बेरोजगारों के साथ बड़ी जाती हो रही है। और हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा भर्तियां हमारी सरकार ने करी है कांग्रेस के टाइम। चलिए ठीक है, मैं ये भर्ती रोको गैंग पर मेरा ये सवाल भी था, क्योंकि आपने खुद ही ये मुद्दा उठा दिया, तो हांडा जी से जवाब लेना चाह रही हूँ मैं। विकास जी आ रही हूँ। ठीक है शर्मा जी, कराइएगा। युवाओं
युवाओं को इन्होंने लाठी चार्ज करा। अग्निवीर योजना के खिलाफ जो खड़े हुए थे, हर साल हरियाणा से 5000 युवा जाता था सेना में देश की सेवा करने। अब 900 है, उसमें से भी 25% रह जाएंगे, यानी कि 200 सवा 200 जाएंगे। कहाँ 5000, कहाँ सवा 200। एक काम इन्होंने बड़ा परफेक्टली किया है। पर्ची की बात करते हैं, अटैची चलते हैं एसपीएमसी के दफ्तर में, इनको पता नहीं है, बचाते हैं। भर्तियों को गैंग की क्या बात कर रहे हैं, ये तो बताइए पहले। इस पर तो झूठ बोल रहे हैं। हमने कौन सी भर्तियां रुकी? हम तो कह रहे हैं 2 लाख खाली पे सरकारी पद हम भरेंगे। हमने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में हुड्डा साहब के टेन्योर में 1,15,000 हमने सिर्फ टीचिंग नौकरियां दी थी, पक्की नौकरियां, वो भी सरकारी। इसके बाद आऊंगी विकास जी, एक मिनट। कच्ची नौकरियां नहीं दी थी, डिप्लॉयमेंट नहीं करी थी, एम्प्लॉयमेंट करी थी। और एक बात ज्योति जी, 1 मिनट, इनकी एक बात करी नहीं बोलने देंगे। मैं कितनी रिक्वेस्ट कर लूं, मैं कितना बोल दूं, बीच में मत बोलिए। वो बोलेंगे बीच में, दोनों को रोक रही हूँ। विकास जी अपनी बात रखिए फाइनल। रामराज जी शर्मा जी ने एक बात कही कि इन्हें जनता नकार चुकी है। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। राजनीति के अंदर समय और वक्त कभी भी बदल सकता है, और दूसरा जनता को अब समझ आ चुका है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, मैं इनको वो समय याद दिलाना चाहता हूँ जो आज इनके जो नेता है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहते, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गाड़ी की खिड़की खोला करते थे। और ये वक्त की बात होती है। कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें 1 सीट लेकर हरियाणा में आती थी। हमारा तो पूरा वर्चस्व है पूरे हरियाणा पर। तब आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं जब आपको पता है पूरी बात? तो हमारा एक मजबूत पार्टी का संगठन है, हर जगह हम बहुत मजबूत तरीके से वापसी करेंगे और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी को जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर, चलिए ठीक है। अब जनता को किस पर विश्वास होगा, किसकी तैयारियां सही लगेंगी, किसके मुद्दे अच्छे लगेंगे, वो तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां जो है लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी की होड़ है कि लगातार जो है अपनी तैयारियों को और मजबूत करें, और इसी को लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं। अब बीजेपी कई बड़ी बैठकें कर चुकी है और करने भी वाली है। आने वाले 29 जून को जो है गृह मंत्री अमित शाह खुद हरियाणा पहुंचेंगे और एक बड़ी बैठक को जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 2500 बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।